तो कहानी शुरू होती है और हमें साल 2000 का दिखाया जाता है, जहां डिक हार्पर एक मीडिया कंपनी में काम करता था और साथ ही उसकी पत्नी जीन, जो कि एक ट्रैवल कंपनी में काम करती थी। ये दोनों अपनी बेटे बिली और अपनी एक मेड फ्रैंका और अपने एक पालतू कुत्ते स्पॉट के साथ अपने छोटे से घर में रहते थे। अब एक दिन बिली अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि उसे बॉस खोज रहे हैं। जहां वो अपने बॉस के पास जाता है और वो बताते हैं कि कंपनी के ओनर उन्हें अपने घर पर बुलाए गए हैं और वो डिक के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित है और बहुत ज्यादा खुश है। इस कारण वो उन्हें प्रमोट भी करना चाहते हैं, जिससे डिक बहुत ज्यादा खुश होकर अपने घर जाता है और अपनी प्रमोशन की बात अपनी पत्नी से बताता है। जहां वो अपनी पत्नी जीन को अपने बेटे बिली के साथ अधिक समय बिताने के लिए कहता है और अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मना लेता है, क्योंकि अब उसका वेतन उनके खर्चों को पूरी तरीके से सक्षम कर सकता था। अब अगले दिन डिक हार्पर कंपनी के ओनर जैक से जाकर मिलता है, जहां जैक और कंपनी के सीईओ फ्रैंक ये डिसाइड करते हैं कि डिक हार्पर को प्रमुख मीडिया निगम ग्लोबल डाइन के संचालक के उपाध्यक्ष के रूप में प्रमोट किया जाए। के बाद दोनों जैक और फ्रैंक दोपहर के टीवी प्रोग्राम के लिए डिक को ही कंपनी का फेस बनाते हैं और उससे फ्यूचर प्लान बताने के लिए बोलते हैं। इसके बाद डिक हार्पर सीधे उस टीवी प्रोग्राम के लिए निकल जाता है, जहां ये एक टीवी डिबेट होता है कि एंकर सैम होते हैं और इसी टीवी डिबेट में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राफेल नादार भी होते हैं। हालांकि डिक के ये पहले टीवी डिबेट में उसे पता चलता है कि कंपनी के ओनर जैक ने गुप्त तरीके से 80% शेयर को बेच दिए हैं और तभी ग्लोबल डाइन पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राफेल ने अमेरिका के सपने बिगाड़ने का आरोप लगाया जाता है और साथ ही कंपनी के शेयर को 0 कर दिया जाता है और फर्म को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और डिक सहित सभी लोगों की नौकरी और पेंशन खो देते हैं। अब डिक कंपनी के ओनर जैक से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूर्व कर्मचारियों को बर्खास्त कर देता है और हेलीकॉप्टर से वहां से भाग जाता है। अब डिक घर आता है, जहां उसे पता चलता है कि जीन ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है, पर क्योंकि डिक प्रमोट हुआ है ऐसा सोचकर जीन घर पर बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और ये सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, जहां डिक खाते वक्त बताता है कि उसकी कंपनी बंद हो चुकी है और वो अब बेरोजगार हो चुका है। अपने परिवार को ये खबर सुनाते हुए डिक उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि वह एक आसानी से एक उपाध्यक्ष की पद पा सकता है। इसके बाद वह पूरे जनवरी और फरवरी में कॉल करके इंटरव्यू करता रहता है, लेकिन वह किसी भी पद के लिए सेलेक्ट नहीं हो रहा होता है। फिर 2 महीने के बाद उसे एक फोन पर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जहां वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपनी पत्नी को बताता है और फिर डिक हार्पर तैयार होकर वहां से इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। जब डिक हार्पर इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंचता है तो वहां एक लंबी कतार देखकर उसे समझ आ जाती है कि उसका इस इंटरव्यू में कुछ नहीं होने वाला है। पर वहां कंपनी का एक एम्प्लॉय डिक हार्पर को पहचान लेता है और उसे वो अपने केबिन में ले जाता है, जहां वो अपने बाकी कॉलिग्स को बुलाकर डिक हार्पर को दिखाता है और वो लोग मिलकर डिक हार्पर का मजाक उड़ाते हैं। दरअसल डिक हार्पर की कंपनी ग्लोबल डाइन के पतन ने समग्र अर्थव्यवस्था में मंदी डाल दी थी, कारण एक भी नए पद के खाली होने की उम्मीद बिल्कुल भी खत्म हो गई थी। उसके अलावा वो टीवी न्यूज डिबेट ने उसकी अक्षमता के रूप में प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है, जिससे वह अपने पेशे के क्षेत्र में काम पर रखने लायक नहीं रह गया है। इससे भी बदतर ये होता है कि जीन को पता चलता है कि क्योंकि उसकी पेंशन और सारी बचत और निवेश ग्लोबल डाइन के अब बेकार स्टॉक में बंधे हुए हैं, परिवार के पास अब कोई संपत्ति नहीं है और अब वो बंधक भुगतान का खर्च नहीं उठा सकते हैं। के बाद डिक और जीन छोटी छोटी नौकरियां करना शुरू करते हैं, जहां डिक एक सुपरमार्केट में सेल्स बॉय का काम करता है और जीन एक जिम में फिटनेस कोच का काम करना शुरू करती है। लेकिन डिक को एक बुजुर्ग महिला को परेशान करने के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है और उधर जीन को भी अनजाने में एक क्लाइंट पर हमला करने के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब दोनों के पास कोई भी नौकरियां नहीं होती है और फिर वो बारी बारी से घर के कीमती सामानों को बेचना शुरू करते हैं। पर एक समय आता है कि घर के सारे कीमती सामानों को वो बेच चुके होते हैं और अब उनके पास अवैध रूप से काम करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। जहां डिक एक अवैध कंस्ट्रक्शन बिल्डर बनकर काम ढूंढता है, वहीं जेन एक प्लास्टिक सर्जन के पास
इलीगल प्लास्टिक सर्जरी वॉलंटरी करती है। यहाँ भी इनका बैड लक इनके साथ होता है, जहाँ डिक को इलीगल इमिग्रेंट समझकर पकड़ लिया जाता है और जीन के ऊपर गलत सर्जरी के कारण उसकी लिप्स पूरी तरीके से सूज जाती है। फिर दोनों किसी तरीके से रात को घर पहुंचते हैं। दोनों थक हार कर अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह डिक को एक लेटर मिलता है बैंक की तरफ से, जहां उसे लोन ना चुकाने के कारण उसके घर को सीज करने का नोटिस आया हुआ होता है। ये पढ़कर डिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ अभी एक घर ही बचा हुआ होता है। डिक और जिन सुपरमार्केट में चोरी करने के मकसद से जाते हैं और वहाँ ठीक ठाक पैसे चुरा लेते हैं। क्योंकि वो नए होते हैं, लूटपाट करना नहीं आता था और कई जगह वो फंस जाते थे, लेकिन कुछ लूटपाट के बाद वो इस काम में अधिक सहज हो जाते हैं और पेशेवर बन जाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर उन लोगों को लूटने लग जाते हैं जो उनकी नौकरी की तलाश के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। अब ये लूटपाट करते वक्त उन दोनों को इसमें मजा आने लग जाता है और वो पूरी तरीके से अपने कर्ज को भी चुका देते हैं और अपने घर को भी छुड़ा लेते हैं। तो अपने घर में बाकी सारे सामान को भी वापस ले आते हैं। अब इसके बाद डिक और जिन एक अंतिम डकैती करने का प्लान करते हैं, जहां वो एक स्थानीय बैंक में चोरी करने का जटिल योजना बनाते हैं। फिर डिक और जिन उस बैंक में लूट करने के लिए जाते हैं, जहां सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा होता है कि तभी वहां कुछ नए लुटेरे पहुंच जाते हैं। के बाद डिक एक आम कस्टमर की तरह वहां लेट जाता है, उस नए लुटेरे को लूट करने देता है, पर तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो पकड़ा जाता है। इसके बाद पुलिस उस लुटेरे का मास्क हटाती है और वो पीटरसन निकलता है, जो कि डिक का कॉलिग था। फिर पीटरसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और डिक और जिन जगह को लूटने का मौका खो देते हैं, लेकिन वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। डिक और जिन अपने घर में बैठकर उसी गिरफ्तारी की न्यूज रिपोर्ट देख रहे होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पीटरसन और अन्य ग्लोबल डाइन के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि वो अपराध से जुड़े हुए हैं। देखकर डिक अपनी आपराधिक जीवन शैली को छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद डिक हार्पर ग्लोबल डाइन के सीएफओ फ्रैंक को पकड़ता है और उससे जीन और डिक दोनों मिलकर पूछताछ करते हैं, जहां फ्रैंक बताता है कि जैक ने शुरू से सब कुछ प्लान किया हुआ था, जहां डिक को टेलीविजन न्यूज के दौरान ग्लोबल डाइन के सभी संपत्तियों को हटा दिया था और पूरे स्टॉक को डंप कर दिया था, जिससे कंपनी के और उसके कर्मचारियों के निवेश बर्बाद हो गए थे। और डिक और फ्रैंक को दोषी ठहराकर खुद के लिए $400 मिलियन की संपत्ति का गबन किया और वहां से बेदाग निकल गया। और जैक ने फ्रैंक को अपनी भूमिका के लिए 18 महीने के जेल पर जाने के लिए फ्रैंक को $10 मिलियन जैक देगा। अब डिक फ्रैंक से पूछता है कि वो $400 मिलियन कहाँ रखा है और हम उसे कैसे ले सकते हैं। इस पर फ्रैंक डिक को बताता है कि जैक $400 मिलियन एक अफसोस खाते में ट्रांसफर करने वाला है। हमें इस ट्रांसफर को के अकाउंट में ना ट्रांसफर करते हुए हम अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। अगले दिन डिक और जिन जैक का पीछा करते हुए बैंक पहुंचते हैं, जहां जैक का फॉर्म वो लोग किसी तरीके से बदल देते हैं। जैक को फॉर्म में गलतियां पता चल जाती है, जिसके कारण उसे शक होता है और वह डिक को भी देख लेता है। अंत में डिक चुपके से बंदूक की नोक पर जैक को पकड़ लेता है और उससे एक मामूली चेक पर हस्ताक्षर की मांग करता है, जो जैक बिल्कुल आसानी से कर देता है। इसके बाद डिक जिन को बताता है कि यह हस्ताक्षर पाने के लिए एक चाल थी, जहां वह जैक के साथ चालसाजी कर सके। अगले दिन जैक को पत्रकार और ग्लोबल डाइन के पूर्व कर्मचारी घेर लेते हैं और सभी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनकी उदारता के लिए उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। जैक को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा होता है कि तभी वहां पर डिक एक उपाध्यक्ष के रूप में आता है और उसे बताता है कि ग्लोबल डाइन के बंद हो चुके पेंशन योजना का समर्थन करने के लिए एक ट्रस्ट फंड में $400 मिलियन ट्रांसफर कर दिया है। सभी भूतपूर्व ग्लोबल डाइन कर्मचारियों का पेंशन शुरू कर दिया गया है और उन्हें सैलरी भी दी जा रही है। ये जानकर जैक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर होता है और ऊपर से खुश होकर दिखाता है कि वह उस वक्त लाइव न्यूज पर होता है। और यहाँ पर जैक की कुल संपत्ति घटकर $2,238 हो जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहां डिक अपने परिवार के साथ उसी पुराने गाड़ी में जा रहा होता है और बिल अपने माता पिता को कहता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।